नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम यहाँ बात कर रहे हैं यूपीएससी पीईटी 2022 के प्रैक्टिस सेट की। तो दोस्तों टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कंद गुप्त ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मक्खली गोसाल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था? सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैमजे मैकडॉनल्ड ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का क्या नाम है? तो दोस्तों इसकी समिति का नाम है हंटर कमीशन। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2/3 है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोप का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लातूर किस प्रांत में है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है? तो दोस्तों पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम किसकी थी? तो दोस्तों साक्षरता दर 2011 में सबसे कम किसकी थी? ये थी बिहार की। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनमोहन सिंह को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी जिसे प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं मुख्य रूप से संबंधित है? तो दोस्तों यह कृषि से क्षेत्र से भी संबंधित है और किससे संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्र से भी। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हरित स्वर्ण यानी कि ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांस को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बैंकों के नगद कोष अनुपात में कमी का प्रभाव होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, देखिए कमी का प्रभाव किस में होता है? बैंकों की आय में वृद्धि में। ठीक है, बैंकों द्वारा प्रतिभूति की मांग में वृद्धि। ठीक है, बैंकों को साख प्रसार के लिए अधिक धन की उपलब्धि, तीनों में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि से है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसे हम जीडीपी कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायत के पंचों के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रपति को निम्नलिखित आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है? तो दोस्तों किस प्रकार हटाया जा सकता है? जब वह संविधान का उल्लंघन करें। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि किस पर आधारित है? जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा केवल भारतीय नागरिक को ही उपलब्ध है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवसर की समानता, जो केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 3 प्रकार की न्याय है, स्वतंत्रता 5 तरह की है, समानता 2 तरह की और भ्रातृत्व मतलब बंधुता 1 प्रकार की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो दोस्तों किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? ये होता है विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भेड़। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, दूध का औसत पीएच मान होता है? तो दोस्तों बताइए कितना होता है दूध का औसत पीएच मान? ये होता है 6.6। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो दोस्तों चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? ये संकेत करती है उत्तर की तरफ। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात करिए। देखिए दोस्तों क्या भिन्न दिया है, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6। इसमें सबसे बड़ी भिन्न निकालना। देखिए 4 का गुणा करेंगे 2 से, कितना आएगा? ये 8। और 3 का गुणा करेंगे 3 से, कितना आएगा? 9। तो इसमें बड़ा क्या है? 9। तो ये भिन्न बड़ी है 3/4। इसी तरह आगे निकालेंगे, 5 तिहाई 15 और 4 चौक 16। ठीक है, 5 तिहाई 15 और 4 चौक 16। बड़ा कौन है? 16। तो ये भिन्न 4/5 बड़ी है। इसी तरह अगला निकालेंगे, 6 चौक 24 और 5×5 25। ये 24 और ये 25। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आ गई? 5/6। तो बड़ी भिन्न कौन सी है? 5/6। ठीक है, इसी तरह हम छोटी भिन्न निकालेंगे। तो देखिए 4 दूना 8 और 3 तिक्का 9। तो सबसे छोटी ये। ठीक है, इसी तरह ये तो कट गई। ठीक है, और इससे छोटी निकालेंगे 2/3 और 4/5 में, 5 दूना 10 और 3 चौक 12। फिर ये छोटी आ गई, ये भी कट गई। ठीक है, अगली भिन्न से निकालेंगे 2/3 और 5/6 के बीच में, तो 6 दूना 12 और 3×5 15। ठीक है, तो सबसे छोटी क्या आ गई? 2/3। तो 5/6 में से 2/3 घटा देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा? नीचे एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा। 5 - 4 कितना आ जाएगा? 1/6। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1/6। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, दो संख्याओं का गुणनफल 24 तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो उनका योगफल ज्ञात करिए। देखिए दोस्तों क्या दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 24। ठीक है, माना संख्या क्या है? x और y। तो x और y का गुणनफल कितना दिया है? 24। अब क्या कह रहा है? उनके वर्गों का योगफल 52 है। तो उनके वर्गों का योगफल निकालेंगे, s का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 52। ठीक है, अब क्या कह रहा है? तो उनका योगफल निकालना है, तो x प्लस वाई का मान निकालना है। देखो दोस्तों, x प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है? ये दी गई है 52। ठीक है, प्लस 2xy की वैल्यू कितनी दी गई है? 24। ठीक है, तो 52 प्लस 24, 24 दूना 48, 52 प्लस 48 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 100। ठीक है, x प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 100। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी √100, इसका मतलब 10। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 10। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित को हल करिए। देखिए √8 प्लस 2√15 दूसरे ब्रैकेट में a - 2√15। देखिए दोस्तों ये किस फॉर्म में दिया गया है? ये दिया गया है a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसका फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। ठीक है, तो राइट हैंड साइड दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो
ए स्क्वायर की जगह क्या है 8 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या है 2√15 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, 8 अठाई 64, 64 माइनस 2√15 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 का तो 4 हो जाएगा, गुणे 15, ठीक है। कितना हो जाएगा 4 गुणे 15, 5 चौक 15 चौको 60, ठीक है। कितना आ जाएगा √4, √4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। एक कॉलेज के 3 समूहों G1, G2, G3 में छात्रों की संख्या क्रमशः 20, 40 और 60 है। समूह G1, G2, G3 द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक क्रमशः 50%, 60% और 70% है। कॉलेज के सभी छात्रों के औसत अंक ज्ञात करिए, ठीक है। औसत अंक कितने होंगे देखिए, तो इसमें G1 का कुल कितना अंक हो गया, मान लीजिए G1 का जो G1 समूह है छात्रों का, उसका कितना है कुल, देखिए इनकी संख्या क्या है 20, ठीक है, और औसत अंक कितने पा रहे हैं 50, तो इनका कुल अंक कितना हो गया G1 का हो गया कुल अंक 20 गुणे 50, कितना आ गया 100, ठीक है। इसी तरह G2 का निकालेंगे, संख्या कितनी है 40 और औसत कितना है 60, कितना आ गया 240। इसी तरह G3 का निकालेंगे, G3 का कितना आ जाएगा, ये दिया है 60 और परसेंटेज कितना दिया है इसका औसत 70, तो 6 सत्ते 42, ये ठीक है 42 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तो इनका देखिए कुल अंक निकालेंगे 1000 प्लस 2400 प्लस 4200, ठीक है, जोड़ने पे कितना आ जाएगा ये 7600 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कॉलेज के सभी छात्रों का औसत निकालना है। देखो सभी छात्रों का औसत निकालना है, तो औसत क्या होता है कुल छात्र, कुल अंक कितने अंक है और कितने छात्र उसमें है, तो कुल अंक कितने 7600, ठीक है, 7600 कुल अंक हैं। और छात्र कितने हैं, छात्र देखिए ये है 20, 40 और 60, ठीक है, कितना हो जाएगा 120, कुल छात्र कितने 120, काटने के बाद कितना आ जाएगा ये 63%। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 63%, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38 है, अधिकतम अंक 750 हैं, तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। देखिए अधिकतम अंक कितने हैं 750 और कुल पासिंग मार्क्स कितना है 38%, 38% पे कोई आदमी पास हो जाएगा, तो 750 का 38% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 0 से 0 चला गया, 5 दूना 10 और 5 इकन्ना 5, 5 पचे 25, ठीक है, और इसको काट देंगे 19 दूना 38, कितना आ जाएगा 15 गुणे 19, कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 15 गुणे 19 285। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 285। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। जयद्रथ वध किसकी रचना है, तो दोस्तों यह है मैथिली शरण गुप्त की रचना। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जयद्रथ वध। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होगा, तो दोस्तों इसका अर्थ क्या होगा, विशिष्ट और समान व्यक्ति की तुलना की जा रही है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। दोस्तों हंस का स्त्रीलिंग क्या होगा, हंसिनी होगा, ठीक है, हंसिनी नहीं होगा, हंसिनी मतलब छोटी की मात्रा लगेगी सा में। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। तो दोस्तों चलिए श्री कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं, तो दोस्तों इसमें अशुद्ध क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे क्या अशुद्ध है, अनेकों नाम है, यहाँ पे अनेकों नहीं अनेक नाम है, ठीक है, अनेकों नहीं होगा, अनेक तो खुद ही प्लूरल है, ठीक है, तो अनेकों लगाने का कोई मतलब नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। ब्रज भानुसा किस शब्द का समानार्थी है, तो जो शब्द है ब्रज भानुजा किस शब्द का समानार्थी है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राधा का समानार्थी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। देखिए दोस्तों ये हिंदी का पैराग्राफ दिया है इंग्लिश का, इसको आप कम से कम 2 बार पढ़िएगा सावधानीपूर्वक।
चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। आप लोग इसको 2 बार पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, हाउ डिड द प्री हिस्टोरिक मैन कम्युनिकेट, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर दिखाते हैं पैराग्राफ में। कहाँ पे, देखिए दोस्तों ये इसका पैराग्राफ में आंसर है। ही मेड साउंड टू वार्म अदर मैन ऑफ डेंजर एंड टू कम्युनिकेट हिज फीलिंग, ठीक है। ही मेड साउंड्स, ठीक है, वो साउंड करता है, आवाज़ करता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, थ्रू साउंड, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। किस पार्ट में एरर है ये आपको निकालना है। दे इन्वाइटेड जया एंड आई टू द फंक्शन टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ। देखिए दोस्तों ये हमेशा दे इन्वाइटेड जया एंड आई नहीं लगेगा यहाँ पे। आई की जगह क्या हो, प्रोनाउन यूज होगा, आई की जगह यहाँ पे होगा मी यूज। तो गलत क्या है, ये पहला सेंटेंस है, ठीक है। तो कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर ए, दे इन्वाइटेड जया एंड यहाँ पे होगा मी। प्रोनाउन किसका यूज करेंगे, मी का यूज करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, वी वर वाचिंग डैश न्यूज़ ऑन द बीसीसी लास्ट इवनिंग। तो इसमें आर्टिकल क्या कौन सा लगाएंगे, न्यूज़ के पहले आर्टिकल क्या लगता है, द लगता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, पॉइंट आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस वुड यू लाइक टू कम विथ अस दे सेड। तो इसका करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका हो जाएगा दे आस्क्ड मी इफ़ आई वुड लाइक टू कम विथ देम। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, डायरेक्शन क्या दिया है, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस एक्टिव पैसिव वॉइस। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक्टिव पैसिव वॉइस निकालना है, ठीक है। देन हर फेस वाज बोर्ड, ठीक है। तो दोस्तों इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, देन सी बोर्ड हर फेस, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, 25 मई 1966 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मंगलवार था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, नीचे प्रत्येक प्रश्न में ए और बी 2 कथन दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों या समान कारण के परिणाम हो सकते हैं। इसमें से एक कथन दूसरे कथन का परिणाम हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़िए तथा तय कीजिए कि निम्नलिखित में से किस उत्तर का चुनाव इन दोनों कथनों के बीच सही संबंध बताता है। तो दोस्तों देखिए ये सब कुछ नहीं दिया है, ठीक है, ये सब फर्जी दिया है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ठीक है, नीचे उत्तर दीजिए। यहाँ से स्टार्ट होता है। ए क्या है, एयरपोर्ट अथॉरिटी के कर्मचारियों ने हड़ताल रद्द कर दी जो निजीकरण के खिलाफ थी, ठीक है। तो दोस्तों ये अगला क्या बता रहा है, एयरपोर्ट अथॉरिटियों के कर्मचारियों हड़ताल पर चले गए क्योंकि निजीकरण से उनकी जांच को खतरा था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यदि कथन ए और बी दोनों किसी स्वतंत्र कारण के परिणाम है। देखिए ये भी स्वतंत्र कारण का परिणाम है, ये भी स्वतंत्र कारण का परिणाम है, ठीक है, और दोनों अलग अलग हैं। ये भी स्वतंत्र है और ये भी स्वतंत्र है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, उस पद का चयन करिए जो तीसरे पद से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिए दोस्तों सुई से क्या लगाते हैं, टाका लगाते हैं, ठीक है, और चाकू से क्या लगाते हैं, कट लगाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, उपरोक्त श्रृंखला पर विचार करिए। यदि बात के अर्धभाग को उलट दिया जाए तो उन चिन्हों की संख्या जो किसी अक्षर के बाद और किसी अंक से पहले होगी वह है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कुल कितने अक्षर दिए गए हैं, 22 अक्षर दिए गए, अंक और अक्षर सिंबल मिला के, ठीक है। तो क्या कह रहा है, यदि बात के आधे भाग को पलट दिया जाए, यानी कि पहले के जो 11 शब्द अक्षर सिंबल रहेंगे सेम रहेंगे और बाद के जो 11 अक्षर रहेंगे वो बदल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए बात के यहाँ से आएंगे, ये एंड का निशान लगा है, यहाँ से जितने बात के ये सब बदल दिए जाएँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये 3R H 2A डॉलर का निशान K 5% T7, ठीक है। अब इसके बाद देखिए उसको उलट देंगे तो पहला 1 आ जाएगा, फिर @ आ जाएगा, Q आ जाएगा, Q के बाद L आ जाएगा, L के बाद सिंबल आ जाएगा ये स्लैश, फिर आ जाएगा B, फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा X + Y
एन और उसके बाद एंड आ जाएगा, ठीक है, एंड आ जाएगा। चलिए बात कर, तो आगे क्या कह रहा है, भाग को उलट दिया जाए तो उन चिन्हों की संख्या जो किसी अक्षर के बाद आ रही है और किसी अंक से पहले होगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या आ रहा है, ये चिन्ह है, ठीक है, ये किसी अक्षर के बाद आ रहा है, ये आर के बाद आ रहा है, ठीक है, और किसी अंक के पहले आ रहा है, ठीक है, 2 के पहले आ गया, एक तो ये होगा। अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों, पूरी सीरीज में अगला कोई चिन्ह नहीं दिया गया है, ठीक है, जिसके पहले अक्षर आ रहा है या फिर जिसके बाद अंक के पहले वो सिंबल आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक ही ये दिया है हैश, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक संख्या है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निर्देश, दिए गए कथनों को सत्य मानिए और भले ही वे समानतया मान तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं और उनके आधार पर तय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष कथनों के तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। देखिए इसका मतलब तो कुछ नहीं है, ठीक है, काट दीजिए। चलिए कथन क्या कह रहा है, सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं। देखिए सभी जो पंखुड़ी हैं, ठीक, पंखुड़ी को किससे मानेंगे, पी से। जो सभी ये पंखुड़ियाँ हैं ये क्या है, ये फूल है, फूल को एफ से मानेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सभी पंखुड़ियाँ पीली हैं। जो ये सभी पंखुड़ियाँ हैं, ठीक है, ये क्या है, ये पीली हैं, पीली को पी ई लिख देते हैं, ठीक है, ये पीली हैं। अब क्या कह रहा है, सभी पीले फूल हैं। ये जो सभी पीले हैं ना, ये पीले हैं, ये फूल है, तो ये भी सही बना है, ठीक है। अब क्या निष्कर्ष क्या निकालना है, सभी फूल पीले हैं। ये देखिए जो सभी फूल है पीले तो है नहीं, देखिए ये फूल क्या नाम है, सभी फूल पीले हैं, तो इस क्या आ जाएगा इसमें, ये तो गलत है, ठीक है, सभी फूल पीले नहीं है, कुछ फूल पीले से बाहर भी हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, सभी पीले पंखुड़ियाँ हैं। देखिए ये सभी पीले पंखुड़ियाँ तो है नहीं, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर लगाते हैं, क्या हो जाएगा, दोनों गलत हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युवराज सिंह। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न गैसों में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, O2, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, चिपको आंदोलन संबंधित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पादप संरक्षण से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, दक्षिण भारत का मानचेस्टर है। तो दोस्तों दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे बोलते हैं, ये बोलते हैं कोयम्बटूर को। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेटिकन सिटी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, श्री रामनाथ कोविंद भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों ये थे 14वें नंबर के राष्ट्रपति, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीमबेटका में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन UNFAO और गैर सरकारी व गैर लाभकारी संगठन आवर डे फाउंडेशन द्वारा किन 2 भारतीय शहरों ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता दी गई। तो दोस्तों ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड 2021 किसे कहा जाता है, तो ये किसे मान्यता दी गई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई और हैदराबाद को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, अप्रैल 2022 में दीमा हसाओ जिले में कई महापाषाणकालीन पत्थर के जार मिले। दीमा हसाओ जिला किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों ये किस राज्य में है, यह है असम में। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, असम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, 30 अप्रैल 2022 को G20 शिखर सम्मेलन का समन्वयक किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन सांगला को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, अप्रैल 2022 को राजीव गांधी के इस्तीफे के बाद किसे नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सुमन पेरी को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, अप्रैल 2022 में 100% डिजिटल बस लॉन्च करने वाला भारत का पहला शहर कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64,
किस राज्य सरकार ने इस वर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों देखिए, एक लोग की नियुक्ति है संबंधित कार्यक्षेत्र, किसकी नियुक्ति कहाँ पे हुई? दोस्तों मनोज पांडे की नियुक्ति कहाँ पे हुई? ये 29वें थल सेना प्रमुख के रूप में। ठीक है, तो पहले ए को मिला देंगे 2 नंबर से। अजय कुमार सूद, इनकी नियुक्ति कहाँ पे हुई? ये प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। ठीक है, और विजय सांपला की नियुक्ति ये है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, और लास्ट में कौन है? विनय क्वात्रा। विनय क्वात्रा क्या है? विदेश सचिव हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आंसर लगाते हैं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। अप्रैल 2022 में किस प्रसिद्ध कवि को 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामदरस मिश्र को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। अप्रैल 2022 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड के तहत 4 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। दस्तक अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? इसे 15 से 30 अप्रैल 2022 तक उत्तर प्रदेश सरकार के जल जनित व वेक्टर जनित बीमारियों के प्रयास को रोकने के लिए चलाया गया। तो देखिए दोस्तों ये सही है। ठीक है, अगला क्या है? यह प्रदेश के लोगों द्वारा इन्फेलाइसिस, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया और चिकनगुनिया जैसे संचारी रोगों के बचाव के लिए प्रारंभ किया गया। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 व 2 दोनों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा हिम पहरी योजना शुरू करने की घोषणा की गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। अप्रैल 2022 में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इक्वाडोर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। देखिए दोस्तों ये हिंदी का एक पैराग्राफ दिया है। ठीक है, आप लोग इसको कम से कम 2 बार पढ़िए। चलिए इसका आंसर लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। पूंजीवादी समाज में लेखक और पाठक के बीच में क्या आ गया? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, पैराग्राफ में कहाँ पे दिया गया है। देखिए दोस्तों इसका पैराग्राफ में आंसर यहाँ पे दिया गया है। पूंजीवादी समाज में लेखक और पुस्तक पाठक के बीच में क्या आ गया? बाजार आ गया। क्या आ गया? बाजार। चलिए आंसर लगाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या आ गया था बीच में? ये आ गया था बाजार। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बाजार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। पुराने समाज में कला की सुरक्षा का दायित्व किसका था? तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर पैराग्राफ में देखते हैं, कहाँ पे दिया गया है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। पुराने समाज में कला और कलाकार अपने समाज से पूरी तरह से जुड़े थे। ठीक है, चलिए इसका आंसर लगाते, कहाँ से जुड़े थे? समाज से। ठीक है, चलिए आंसर लगाते हैं इसका। तो दोस्तों पुराने समाज में दायित्व किसका था? ये था समाज का। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। कला क्षेत्र का संकुचन का आशय क्या है? तो संकुचन का आशय मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को दायरा उसका सीमित कर देना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कला का दायरा सीमित होना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। अजन विपन का आशय है। तो दोस्तों इसका आशय क्या है? इसका आशय है एकाकीपन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। क्वेश्चन नंबर 75। तो दोस्तों क्या इसका शीर्षक है? कला में पूंजीवाद। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। देखिए दोस्तों ये फिर से गद्यांश आ गया, आप लोग कम से कम इसको 2 बार पढ़िए। ठीक है, चलिए इसका आंसर देते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। ईर्षा का काम है, तो ईर्षा का क्या काम है? रुलाना, जलाना, हंसाना या नचाना। चलिए इसका आंसर देखते हैं, पैराग्राफ में कहाँ पे दिया गया है। देखिए दोस्तों ये इसका पैराग्राफ में पहले ही आंसर दिया है। ईर्षा का काम क्या है? जलाना। ठीक है, चलिए आंसर लगाते हैं। तो दोस्तों इसका चलिए आंसर लगाते हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या काम है ईर्षा का? जलाना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। गद्यांश में प्रयुक्त
उपयुक्त ध्येय का अर्थ क्या है? तो ध्येय मतलब क्या होता है? ध्येय मतलब होता है लक्ष्य, एम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या की गई है? तो दोस्तों इसकी खिल्ली उड़ाई गई है। ठीक है, ईर्ष्यालु व्यक्तियों की, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। अपव्यय का अर्थ क्या होता है? तो अपव्यय का अर्थ क्या होता है? अपव्यय मतलब होता है फिजूल का खर्चा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फिजूल खर्चा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? देखिए ईर्ष्या के बारे में बताया गया था ना, तो इसका उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ईर्ष्या। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 से 85 तक। तालिका में 6 वर्षों में 3 राज्यों के चावल के उत्पादन जो कि मिलियन टन है को दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये एक ग्राफ दिया गया है। ठीक है, जिसमें राज्य कितना है? राज्य है ए, बी और सी। ठीक है, कितने राज्य है? ए, बी और सी। 2011 में कितना इसका वो था? ए का 5.2 टन। ठीक है, बी में कितना था? 3.8। ठीक है, मिलियन टन। और सी में कितना है 2011 में? 4.5। इसी तरह ए में 2013 में कितना है? 5.8। बी में कितना है? 4.4 और सी में कितना है? 5.8। ठीक है, इसी तरह 15 में ए का कितना है? 6.5, बी का कितना है? 5.2 और सी का कितना है? 6.7। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। वर्ष 2014 की तुलना में 2016 में राज्य बी में चावल के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ठीक है, देखिए 2014 में राज्य बी के चावल के उत्पादन की कितना है? 2014 में राज्य बी का उत्पादन। ठीक है, देखिए बी है, 2014 में कितना उत्पादन है? 4.8। अब क्या कह रहा है? 2016 में बी राज्य का उत्पादन कितना है? देखिए 16 में कितना है? ये 5.7 है। तो कितना प्रतिशत वृद्धि हुई? तो देखिए वृद्धि निकालना है, तो 5.7 से 4.8 घटा देंगे, और किससे वृद्धि हो रही है? 4.8 से। ठीक है, परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा घटाने पर? 0.9 अपॉन नीचे 4.8 गुणे 100। सॉल्व करने पे ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 18.75। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 18.75। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। सभी 6 वर्षों में तीनों राज्यों के कुल उत्पादन के आंकड़ों को वृत्त आरेख जिसे पाई चार्ट के रूप में दर्शाया जाए, और वर्ष 2014 को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण क्या होगा? देखिए जितने सभी साल दिए गए हैं, ठीक है, उनके जितने कुल उत्पादन है ए राज्य का, बी राज्य का, सी राज्य का, ठीक है, सभी को जोड़ेंगे और 2014 के कुल राज्यों का उनका केंद्रीय कोण निकालेंगे। ठीक है, चलिए ग्राफ में देखते हैं। देखिए ए राज्य का कितना हो जाएगा? ए राज्य का अगर जोड़ेंगे 2011 का तो कितना हो जाएगा? देखिए 2011 में कितना हो जाएगा? ए बी सी राज्य का ये हो जाएगा 13.5। ठीक है, 5.2, 3.8 और 4.5 जोड़ने पे 2012 का कितना आ जाएगा? 5.4 जोड़ेंगे, 4.1 जोड़ेंगे, 5.2 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? ये 14.7। इसी तरह 2013 का कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 16। 2014 का कितना हो जाएगा? 17.4। और 2015 का कितना हो जाएगा? 18.4। 2016 का कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, और इन सबको जोड़ेंगे सभी साल का तो कितना हो जाएगा? ये 100 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। 2014 का निकालना है तो 17.4 और कुल कितना है? 100। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों कितना है, जो कितना हो जाएगा इसका? 360 डिग्री है पूरा। ठीक है, कोण 360 होता है। 6 वर्षों का कुल उत्पादन कितना था? देखिए अभी हम लोगों ने कुल उत्पादन निकाला ना, कितना था? 100 था। ठीक है, और 2014 का कितना था? 2014 का हम लोगों ने निकाला था 17.4 निकाला था। ठीक है, और 2014 का निकालना है तो सॉल्व करेंगे। देखिए क्या आ जाएगा? सॉल्व करने पे आ जाएगा ये 63 डिग्री। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 63 डिग्री। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। सभी वर्षों में राज्य ए में चावल का औसत उत्पादन कितना है? देखिए सभी वर्षों में निकालेंगे ए का। ठीक है, 2011 में कितना था? 2011 में 5.2 था। 2012 में कितना है? 5.4 था। 2013 में कितना है? 5.8। ठीक है, और 2014 में कितना है? 6.2। 2015 में कितना है? 6.5 और 2016 में कितना है? 6.9। ठीक है,
और इनका क्या निकालना है, औसत निकालना है। 6 साल दिए गए तो 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा ऊपर जोड़ने पे आएगा 36 और नीचे कितना है 6, काटने पे कितना आएगा 6। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 6, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। सभी 3 राज्यों में चावल के वर्ष 2014 और 2016 में हुए उत्पादन का अनुपात निकालना है। देखिए 2014 में सभी तीनों वर्षों का कितना था, 2014 में निकालते हैं, ठीक है। तीनों वर्षों का कितना है, 2014 में ए का कितना है, ए का है 6.2, बी का कितना है 4.8 और सी का कितना है, ये है 6.4। 2014 का कितना आ गया, ये 17.4, जो कि अभी हम लोगों ने निकाला था, ठीक है। इसी तरह 2016 में निकालेंगे, ये भी हम लोग निकाल चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से निकालते हैं। ए का कितना है 6.9, बी का कितना है 5.7 और सी का कितना है 7.4। देखिए इसका कितना आ जाएगा, जोड़ने पे 20 आ जाएगा, अभी हम लोगों ने निकाला था ना। तो इसका क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो चलिए अनुपात निकालते हैं। तो 17.4 अनुपात 20 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 87/100, ठीक है। सॉल्व करने पे इतना आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 87/100। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। राज्य सी में वर्ष 2016 में 2014 से चावल उत्पादन कितने प्रतिशत अधिक उत्पादन हुआ। तो चलिए राज्य सी में 2016 में कितना हुआ, ये हुआ 7.4, ठीक है। और राज्य सी में, ठीक है, 2014 में कितना हुआ, ये हुआ 6.4। अब क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत अधिक उत्पादन हुआ। तो देखिए 7.4 से 6.4 घटा देंगे, कितना आएगा 1। किससे अधिक उत्पादन हुआ, 6.4 से, ठीक है। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15.62%। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 से 90 तक। निम्नलिखित तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ष 2001 से 2005 तक के कॉलेज में XYZ 2 विषयों की परीक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या और उपस्थित विद्यार्थियों में से उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत दर्शाया गया है। देखिए दोस्तों, ये ग्राफ दिया है, ठीक है, जिसमें क्या दर्शाया गया है, 2001 में कुल उपस्थित कितने छात्र थे, 2700, जिसमें से उत्तीर्ण कितने हुए, 45%। अगर हम अनुत्तीर्ण निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 55%, ठीक है। 100 में से घटा देंगे। परीक्षा में उपस्थित जो कि सांख्यिकी की है, ठीक है। और इसी तरह अर्थशास्त्र में कितना है, उपस्थित हुए थे 2001 में 4200 और जिसमें से उत्तीर्ण कितने थे, 40%, ठीक है। अगर अनुत्तीर्ण निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, 60%। इसी तरह 2003 में सांख्यिकी में कितने थे, 2500 थे, ठीक है, उपस्थित। कितने उत्तीर्ण हुए, 35, ठीक है, %। और इसी तरह 2000 अर्थशास्त्र में कितने थे, 2600, उत्तीर्ण कितने हुए, 60%, ठीक है। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में बना लीजिए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। वर्ष 2002 और वर्ष 2003 में मिलाकर अर्थशास्त्र में कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की औसत संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। देखिए उत्तीर्ण विद्यार्थी दी थी तो 100 में से माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों 2002 और 3 में, ठीक है, 2003 मिलाकर अनुत्तीर्ण कितना था, 2002 में 3800 कुल विद्यार्थी, ठीक है। 2002 में कितने थे, 3800। 3800 का क्या निकालेंगे, अनुत्तीर्ण निकालना है तो कितना आ जाएगा, 55%, ठीक है। और 2003 में कितना है, 2003 में है 2600। 2600 का कितना निकालेंगे, 40%, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2090, ठीक है। और आगे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1040, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 3130, दोनों को जोड़ने पे। अब क्या कह रहा है, औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए 3130 और कितने साल लिए गए, 2 साल लिए गए, तो इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1565। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1565। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। वर्ष 2003 में सांख्यिकी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या समान वर्ष में अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो 2003 में सांख्यिकी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या निकालना है। तो देखिए 2003 में निकालना है तो कितना हो जाएगी, कुल कितने विद्यार्थी थे,
कुल थे 2500 विद्यार्थी, ठीक है, जिसमें उत्तीर्ण कितने थे, उत्तीर्ण थे 35%, तो अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे 65%, ठीक है। ये इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, संख्या में अनुत्तीर्ण 1625, ठीक है। अब क्या कह रहा है, समान वर्ष में यानी कि 2003 में अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या निकालना है, ठीक है। तो 2003 में कितने थे, अर्थशास्त्र में 2600, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 उत्तीर्ण थे, तो अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा 40%, ठीक है। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करने पे आ जाएगा, ये बताइए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1040, ठीक है, 1040। अब ये पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत है, जो 1040 है, ये 1625 है, 1040 का कितना परसेंट है, चलिए निकालते हैं। 1600 जो 25 है, 1040 का कितना परसेंट है, तो परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा ये सॉल्व करने पे 156.25%। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। 2002 से 2004 तक अर्थशास्त्र में उपस्थित विद्यार्थियों की कुल संख्या वर्ष 2003 से 2005 तक सांख्यिकी में उपस्थित विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच में अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 88 क्या निकालते हैं। 2002 से 2004 तक अर्थशास्त्र में उपस्थित विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए 2002 से 2004 तक, ठीक है। 2002 में कितनी थी, 3800 उपस्थित छात्र थे सांख्यिकी में। 2003 में कितनी है, 2600, और 2004 में कितनी है, 4800, ठीक है। टोटल ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 11200, ठीक है, 11200। अब क्या कह रहा है, 2003 से 2005 तक सांख्यिकी में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। तो देखिए 2003 से 2005 तक, 2003 में कितनी सांख्यिकी में थी 2500, 2004 में कितनी हो गई 3200, और 2005 में कितनी हो गई, ये हो गई 4800। कुल मिला के कितना हो गया ये 10,500। अब क्या कह रहा है, इनके संख्याओं के बीच में अनुपात निकालना है, ठीक है। तो अनुपात निकालने के लिए ये हो जाएगा 11,200, अनुपात कितना है 10,500, ठीक है। अनुपात निकालेंगे कितना आ जाएगा, ये 16:15। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। वर्ष 2002 में सांख्यिकी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या और वर्ष 2005 में अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच में अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए 2002 में सांख्यिकी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या निकालना है, ठीक है। तो 2002 में सांख्यिकी में कितने थे, ये थे 2700, ठीक है। उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हो जाएंगे 55%, ठीक है। तो निकालेंगे कितना आ जाएगा, ये 1485 सॉल्व करने पे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, 2005 में अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या निकालना है। तो 2005 में अर्थशास्त्र में कितने थे, ये थे 2200, ठीक है। और इसमें अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या निकालना है, तो ये हो जाएगा 50%, कितना आ जाएगा 1100, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अंतर निकालना है, तो 1485 से 1100 घटा देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 385। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 385। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। वर्ष 2001 से 2004 तक अर्थशास्त्र में उपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या निकालनी है, ठीक है। तो औसत संख्या निकालनी है, कितना हो जाएगा, 2001 में कितने थे 4200, 2002 में कितने हुए 3800 अर्थशास्त्र में, ठीक है। 2003 में कितने हुए 2600, और 2004 में कितने हुए, ये हुए 4800। टोटल कितने हुए 15,400, ठीक है, 15,400। अब क्या है, इसमें औसत निकालना है, कितने साल के हुए 2001 से 4 तक, 4 साल हुए, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा 3,850। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 से 95 तक। नीचे दिया गया एक बार ग्राफ 4 अलग अलग ग्राहक सेवा अधिकारी द्वारा सोमवार को पढ़े और ना पढ़े गए मेल की संख्या को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। क्या है, नोट कुल प्राप्त मेल बराबर क्या होता है, पढ़े हुए मेल और ना पढ़े हुए मेल, ठीक है। सोमवार को प्राप्त मेल किसी भी अन्य दिन प्राप्त मेल के लिए प्रासंगिक नहीं है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये ग्राफ है, ठीक है, जिसमें ये दिया गया है
पढ़े हुए गए मेल और नहीं पढ़े हुए मेल, ठीक है। तो पढ़े हुए मेल कौन से, ये जो सफ़ेद वाला है ये पढ़े हुए, जो लाइनिंग वाला है ये ना पढ़े हुए मेल है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें 0 से 50 के बीच में कितने खाने दिए गए, 5 खाने दिए गए, ठीक है। प्रत्येक खाना कितने का हो जाएगा, 10 का हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे इसका निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, ये 130, और इसका निकालना है कितना हो जाएगा, 170, ठीक है। ये ए का है, इसी तरह बी का है, सी का है पढ़े गए मेल और ना पढ़े गए मेल, इसी तरह डी का है, ये पढ़े गए मेल और ये ना पढ़े गए मेल, ठीक है। ये पढ़े गए मेल और ये ना पढ़े गए मेल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, ए और बी द्वारा मिलाकर पढ़े गए मेल का सी और डी द्वारा मिलाकर ना पढ़े गए मेल से अनुपात ज्ञात करिए, ठीक है। तो ए और बी द्वारा पढ़े गए मेल निकालना है, ठीक है। ए और बी द्वारा पढ़े गए मेल, ए द्वारा पढ़े गए मेल कितना था, 130, अभी मैंने आपको बताया। बी द्वारा पढ़ा गया मेल कितना है, 220, कितना हो जाएगा ये टोटल 350। आगे क्या कह रहा है, सी और डी द्वारा मिलाकर ना पढ़े गए मेल। तो देखिए सी और डी द्वारा मिलाकर ना पढ़े गए मेल, देखिए दूसरा जो कॉलम था वो ना पढ़े गए मेल का दर्शाता है। तो सी में कितने नहीं पढ़े गए हैं, 240, और डी में कितने नहीं पढ़े गए, ये हैं 210, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा, ये 450। अब क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 350 अनुपात 450, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 7:9। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, ई द्वारा प्राप्त मेल कुल मेल ए द्वारा प्राप्त कुल मेलों की तुलना में 30% अधिक है। यदि प्राप्त कुल मेल में से ना पढ़े गए मेल का प्रतिशत सी और ई के समान है तो ए द्वारा ना पढ़े गए मेल की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, देखिए ए द्वारा प्राप्त कुल मेल, ठीक है। ए द्वारा प्राप्त कुल मेल ए द्वारा प्राप्त कुल मेल की तुलना में 30% अधिक है। तो देखते हैं ए द्वारा कितना प्राप्त है, तो ए द्वारा प्राप्त कुल मेल का 30% अधिक है। देखिए 130 प्लस ये पढ़े गए मेल है और नहीं पढ़े गए मेल 170, ठीक है। कितना परसेंट अधिक है, 30% अधिक है, तो 130/100 सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, ये 390 आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है, यदि प्राप्त कुल मेल में से ना पढ़े गए मेल का प्रतिशत सी और ई के समान है तो ई द्वारा ना पढ़े गए मेल की संख्या निकालनी है, ठीक है। तो सी द्वारा नहीं पढ़े गए मेल की संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 240/450, ठीक है। टोटल कितना है 450 और नहीं पढ़े गए कितना है 240 सी द्वारा, ठीक है। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 160/3%, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, सी के द्वारा नहीं पढ़े गए मेल, सी के द्वारा नहीं पढ़े गए मेल कितना हो जाएगा, सी के द्वारा जो नहीं पढ़ा गया मेल है वो ई के द्वारा नहीं पढ़े गए मेल का परसेंटेज, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये ई के द्वारा कितना नहीं पढ़ा गया है 390, और सी के द्वारा नहीं पढ़े गए मेल का परसेंटेज क्या है, ये देखिए अभी हमने निकाला था 160/3, तो कितना हो जाएगा 160/3, ठीक है। और परसेंट में ये दिया गया, तो परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट मतलब हर में 100, ठीक है। तो हर में नीचे 100 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये 208, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 208। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, जी द्वारा प्राप्त कुल मेल बी द्वारा प्राप्त कुल मेलों की तुलना में 25% अधिक है, जबकि जी द्वारा ना पढ़े गए मेल सी के ना पढ़े गए मेल की तुलना में 25% अधिक है। यदि जी को पुरुषों द्वारा भेजे गए पढ़े हुए मेल महिलाओं द्वारा भेजे गए पढ़े हुए मेल की तुलना में 78 अधिक है तो पुरुषों द्वारा जी को भेजे गए पढ़े हुए मेल की संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 139, ठीक है, 139। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, सी द्वारा प्राप्त कुल मेल पुरुषों और महिलाओं द्वारा भेजे जाते हैं। पुरुषों द्वारा भेजे गए मेल महिलाओं द्वारा भेजे गए मेल की तुलना में 25% अधिक है। पुरुषों द्वारा भेजे गए मेल की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो दोस्तों सी द्वारा कुल कितना मेल भेजा गया है, सी द्वारा कुल मेल भेजा गया है 210, ठीक है, जो कि ये पढ़े गए, और 280 नहीं पढ़े गए, ठीक है, 240। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 450। आगे क्या कह रहा है, माना महिलाओं द्वारा कितने हैं, महिलाओं द्वारा मान लिया x है, ठीक है। महिलाओं को पॉजिटिव में लिखते हैं, ठीक है। महिलाओं द्वारा कितना है x, तो पुरुष द्वारा कितना हो जाएगा,
पुरुष द्वारा हो जाएगा, पॉजिटिव लिखते हैं पुरुष को कितना हो जाएगा, पुरुष का हो जाएगा x का 1/4, 25% अधिक है ना, तो इतना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5x/4। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि अच्छा इनको जोड़ते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, महिला और पुरुष को जोड़ने पे ये हो जाएगा x और पुरुष का कितना है 5x/4, जोड़ने पे ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है C द्वारा प्राप्त कुल मेल का। ठीक है, तो ये कितना है 450, ये 450 यहाँ से लेंगे। ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 200। अब क्या कह रहा है, पुरुषों द्वारा भेजे गए मेल की संख्या निकालना है। तो पुरुषों द्वारा भेजे गए मेल कितना है 5x/4, तो 5x की जगह कितना रखेंगे 200/4। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 250। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 250। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। ए और सी द्वारा मिलाकर प्राप्त कुल मेल बी और डी द्वारा मिलाकर प्राप्त कुल मेल से कितना अधिक या कम है। तो ए और सी द्वारा प्राप्त कितना मेल है, चलिए निकालते हैं ए और सी द्वारा। ठीक है, ए और सी द्वारा कितना है, ए द्वारा पढ़ा गया मेल कितना है 130 और नहीं पढ़ा गया मेल कितना है 170। ठीक है, बी द्वारा कितना है, सी द्वारा कितना है, सी द्वारा है पढ़ा गया मेल 210 और नहीं पढ़ा गया मेल कितना है 240, तो ये कुल मेल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 300 और ये आ जाएगा कितना 450। कुल कितना है ए और सी को मिलाकर, ये है 750। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, बी और डी द्वारा मिलाकर कुल प्राप्त कुल मेल से कितना अधिक है। तो बी और डी को मिलाएंगे, तो बी द्वारा पढ़ा गया कितना है, पढ़ा गया है 220 और नहीं पढ़ा गया कितना है 180, और डी द्वारा कितना पढ़ा गया है, ये पढ़ा गया है 150 मेल पढ़े गए और कितने नहीं पढ़े गए 210। ठीक है, इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये दोस्तों जोड़ने पे आ जाएगा 420 प्लस ये आ जाएगा 420 प्लस 360। ठीक है, जोड़ने पे कितना आ जाएगा ये 760। अब क्या कह रहा है 760 कितना अधिक है, देखिए अंतर निकालना है। तो 750 से 760 से 750 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 10। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 10। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 से 100 तक। यहाँ दिया गया बार ग्राफ एक कंपनी की आय को दर्शाता है। बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए दोस्तों, एक बार ग्राफ है, ठीक है, जिसमें जनवरी का दर्शाता है, ये फरवरी है, ये मार्च है, अप्रैल और मई। ठीक है, ये इनकम है जो कि लाख में दी गई है। ठीक है, तो जनवरी की कितनी दी गई है, देखिए कितना गैप है 6 और हर एक लाइन के बीच में 2-2 का गैप है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा जनवरी में 7 लाख रुपए। ठीक है, फरवरी में कितना हो जाएगा, ये 4 लाख रुपए। ठीक है, मार्च में कितना हो जाएगा, मार्च में हो जाएगा ये 9 लाख रुपए। अप्रैल में कितना होगा 11 लाख रुपए और मई में कितना हो जाएगा, ये 13 लाख रुपए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किस अंतराल में आय में निरंतर बढ़ोतरी हुई, क्वेश्चन नंबर 96। तो दोस्तों आय में निरंतर बढ़ोतरी किस में हुई, ये हुई, देखिए फरवरी में कितना था बताइए, निरंतर बढ़ोतरी कहाँ पे हुई, चलिए देखते हैं पैराग्राफ में, वो ग्राफ में कहाँ पे। देखिए दोस्तों, ये जनवरी से एक बार घट के फरवरी में आया। ठीक है, और बढ़ोतरी निरंतर कहाँ पे हुई, मार्च से अप्रैल में गया, अप्रैल से मई में गया। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक हुई, मार्च से मई तक। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मार्च से मई तक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। किस माह में आय का पूर्व माह की आय से अनुपात अधिकतम है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मार्च। ठीक है, फरवरी में कितना है, देखिए मार्च में कितना है 9 और फरवरी में कितना है 4:9। ठीक है, तो अधिकतम अनुपात ये हो जाएगा। ठीक है, 4:9। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। मई की आय फरवरी की आय की कितनी गुनी है। देखिए मई की आय कितनी है, मई की आय है 13। ठीक है, और फरवरी की आय कितनी है, फरवरी की आय है 4। कितना गुना है, तो गुणे x। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा 13/4। ठीक है, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3.25। आंसर नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। कंपनी की औसत मासिक आय कितनी होगी। देखिए औसत निकालना है, जनवरी में कितनी थी, जनवरी में थी 7, फरवरी में कितनी हो गई, फरवरी में है 4, मार्च में कितनी है 9 लाख, अप्रैल में कितनी है 11 लाख और मई में कितनी है 13। ठीक है,
टोटल 5 महीने दिए गए तो 5 से डिवाइड कर देंगे, ये औसत निकल आएगा। ठीक है, कितना आएगा ऊपर जोड़ने पे 44/5, कितना आएगा 8.8। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8.8। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। कौन सा माह कंपनी की न्यूनतम आय को प्रदर्शित करता है? देखिए न्यूनतम आय किस में थी, ये थी फरवरी में। फरवरी में कितनी थी, 4 लाख रुपए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फरवरी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।